सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद इंटेंस सूरत हाल इख्तियार कर गई है। फॉर्मली अमरीका इस जंग में शामिल हो चुका है। कल रात अमरीका ने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। इस हमले के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने एक खिताब किया। इसमें उन्होंने कहा कि अमरीका का मकसद ईरान में यूरेनियम इनरिचमेंट को ख़त्म करना है और हम इसमें कामयाब हुए हैं। ईरान को धमकी भी दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब इस अमन कायम करना होगा। अमन कायम ना करने की सूरत में मुस्तकबिल में हमले मज़ीद शदीद होंगे और अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया होगा। ईरान की जानिब से इस हमले की तस्दीक की गई, लेकिन इसके साथ ही ईरान ने यह भी वाज़ेह किया कि हमले से पहले ही न्यूक्लियर साइट्स पर जो मवाद था उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों का तसलसल है। खित्ते में कशीदगी मज़ीद इजाफा हुआ और इस पर भी तशवीश का इजहार किया। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून के तमाम इक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। अमरीका के हमलों के बाद ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरान की तरफ से इसराइल पर मज़ीद हमला किया गया और ईरानी हुकाम ने यह कन्फर्म किया कि पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। अमरीका के ईरान पर डायरेक्ट अटैक के बाद मिडल ईस्ट में सूरत हाल कैसे तब्दील होगी, ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, आने वाले दिन कितने अहम हैं, इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबरा MWM सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ गया है और आपको लगता है कि ये ब्रॉडर जियो पोलिटिकल शो डाउन में तब्दील हो जाएगा, चूँकि अमरीका की भी अब इसमें एंट्री होगी है। ईरान इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? पहली बात है कि ईरान की खाली इसराइल के साथ लड़ाई नहीं है। ईरान, इसराइल, अमेरिका साथ है उसके, वेस्ट साथ है उसके, फ्रांस है, जर्मनी है और इसी तरह से बरतानिया है। सारे मिल के अटैक किया इन्होंने। तो अब अमेरिका सामने ज़रा ओपन होके आ गया है। बाकी सारी इसराइल कितना छोटा सा मुल्क है जिसकी ना डेप्थ है ना बैक है, कुछ नहीं है। आप जाके नक्शे में जाके देखो ना मेरी बेटी, तो बाज़ जगह पर उसकी चौड़ाई 24 किलोमीटर है। अमेरिका और ये बरतानिया ने मुसलमानों के दिल के अंदर ये सर जो है ना कैंसर का फोड़ा वजूद में लाए हैं। अब ईरान पे अटैक किया इन्होंने, तो लिहाजा इसराइल ईरान कन्फ्लिक्ट नहीं है। इसराइल के मुकाबले में पूरा वेस्ट है, अमेरिका है, सारे के सारे उसके मुकाबले में खड़े हैं और निफाक और मुनाफिकत है। जैसे गजा पर सारे इसराइल के साथ जो जुल्म हो रहा है वहां पर, तो ईरान जो है ना एक बावकार मुल्क है। इंशाल्लाह उसका जवाब दे भी रहे हैं, देंगे भी, और अमेरिका भी किसी सजा मिलेगी जैसे इसराइल को भी आज सुबह सजा मिली है और इंशाल्लाह उनको सजा मिलेगी। ईरानी कौम बावकार कौम है जिसकी कई हज़ार साल तारीख है। उसकी लीडरशिप बहुत वाइज है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजिस्ट लीडरशिप है और उन्होंने अपने मुल्क को बनाया। 40 साल की सेंक्शन के बावजूद उनका मुल्क जाके देखें फर्स्ट वर्ल्ड की तरह लगता है। जो उन्होंने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वहाँ सिस्टम बना है, इदारे बने हैं, वहाँ पर एक बंदा अगर चला जाता है दूसरा फौरन उसकी जगह पर आ जाता है। इसलिए ईरान जवाब दे रहा है और अमेरिका को भी जवाब देगा। अमेरिका खाली ऐसा नहीं कि आगे और अमेरिका ने इलीगल काम किया, गैर कानूनी काम किया है। अब बरतानिया कैसे कर इसराइल ने भी, आप देखें वो यूरेनियम एनरिचमेंट के जो वहाँ पर लगे हुए प्लांट, ये IAEA के साथ उनकी तायद के साथ हैं। उन्होंने NPT पे साइन किए हुए हैं और आते हैं जनाब वाला खतरनाक जगह पर हमले करते हैं। उदाहरण खासा वहाँ पर यूरेनियम की एनरिचमेंट होती है और उसके बाद तबाही बर्बादी फैले वहाँ पर। जबकि ईरान मुज़ाकरात कर रहा था बिलवास्ता मस्कत में, रतवार को दोबारा उनके साथ उनका 5वां 6वां दौर था, लेकिन जुम्मे को सुबह इसराइल से उन्होंने हमला करवा दिया। उसको रोका भी नहीं, इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया उसको। इसलिए अमेरिका यानी अजीब है। लामा साहब, अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से आपको लगता है कि मामलात मजीद एस्केलेट करेंगे, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी ये क्लियर किया कि अगर अमेरिका हमला करेगा तो उसकी एयरबेसेस को अटैक किया जाएगा? बिल्कुल होंगे, उसको हक है। यूनाइटेड नेशन के जो कवानीन है उसके मुताबिक उसका हक है कि वो जवाबी कार्रवाई करे, अपना दिफा करे। और आपको मालूम होना चाहिए कि तकरीबन ईरान के करीब ईरान जब मारता है मिसाइल ईरान से अपना इसराइल के ऊपर, तो 10-11 जगह पर रुकावटें खड़ी होती हैं और 13-14 मिनट लग जाते हैं। बहरीन में, UAE में, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरब में, इराक में, ये तो बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं।
मिसाइल फायर होगा 2-2.5 मिनट में वहां जाके लगेगा, रोकेगा कौन उसको? और अमेरिका को सजा मिलेगी, देख लेना यार। ये जो अमेरिकन अटैक है, इसको क्या हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया है ईरान को ओवरऑल, कि अब ये जंग ही रुक जाए, या ये जंग की कंटिन्यूटी है अमेरिका की तरफ से? देखिए पहली बात यह है कि आप जहाजों से बम मार गए तो अफगानिस्तान में जीत गए, आप मार खा के फिर वापस गए। आपने बमबारी कितनी की वियतनाम में, अपने मार के भाग के चले गए। भाई लड़ती कौमें हैं, जहाज नहीं लड़ते, इरादा लड़ता है, अल्लाह पर ईमान और कौमें लड़ती हैं। कौमें होती हैं जो अपने वतन पर फिदा हो जाती हैं, वो लोग लड़ते हैं। यहाँ इसराइलियों में ये है जो बंकरों में छुपे होते हैं, ईरान पे अटैक होते हैं, लोग सड़कों पर मुजाहरे कर रहे होते हैं, जुलूस निकाल रहे होते हैं, बाहर खड़े होते हैं। जो शहादत के आशिक है, इनको कौन शिकस्त दे सकता है? मेरी बेटी जो मरने को शहादत समझता है, जिससे खुदा ने कुरान में जिंदगी कहा है, वो कभी भी नहीं खौफजदा होता है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, वो पत्थरों से लड़ता है, वो हाथों से लड़ता है। बिल आखिर ये शिकस्त नहीं खाएंगे। अमेरिका का यहाँ पर क्या मसला है? अमेरिकी अवाम पूछेंगे कल जब उसके जनाजे जाएंगे तो भी आप वहां क्यों गए हो, क्यों लड़े हो? ईरान ने यहाँ पर अटैक किया था, आपको किसने इजाजत दी है कि इलीगल गैर कानूनी इकदाम करो और अमेरिका को एक ऐसी जंग में लेके चले जाओ जो वहां की ना कांग्रेस ने इजाजत दी है ना अवाम ने इजाजत दी है। अल्लामा साहब, अगर ये जंग मजीद फैलती है खुदा न खास्ता, तो इसमें पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए? मॉरल सपोर्ट तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और इक़दाम किए जाने चाहिए? ये देखना चाहिए पाकिस्तान को भी कि वो ईरान जो नेतन्याहू कहता है, वो कहता है मैं सारे रीजन का जो है ना फेस चेंज करूंगा, ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा। जब पाकिस्तान पर इंडिया ने अटैक किया था तो इसराइल साथ था इंडिया के और हमारे पर अटैक हो रहा था। अमेरिका ने भी आंखें बंद की हुई थी जब देखा कि इसराइल इंडिया उनके अपने जो आदाफ और मकासद हासिल नहीं कर सकता जी, फिर सीज फायर हो गया पाकिस्तान के साथ। उसको जब इंडिया ने शुरू किया था क्यों नहीं रोका उसको? उनका नायब सदर वहां मौजूद था इंडिया के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं रोका उसको। ये सारा एक ब्लॉक है जो असल में मेरी बेटी देखो, हम जिस दौर में रह रहे हैं इसे दुनिया के सारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का दौर। इसमें अमेरिका की हेजेमोनी ने खत्म होना है। अमेरिका भी सुपर पावर नहीं रहा है। वो जमाना गया जब कैरेबियन सी से अमेरिका का बहरी जहाज चलता था, दुनिया के दूसरे कोने पर हुकूमत ढह जाती थी। अब वो जमाना गुजर गया है, दुनिया चेंज हो रही है, पावर जो है ना मूवी कंडीशन में है, नए रीजन वजूद में आ रहे पावर के। जी अल्लामा साहब, थोड़ा लोकल पॉलिटिक्स पे भी मुझे आपका रद्द-ए-अमल चाहिए। सोशल मीडिया पे ये खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि आप पीटीआई के साथ अपना इत्तेहाद ख़त्म करें, क्या आप इसकी तस्दीक करेंगे? देखें, ये पहले एक फेक खबर नशर की जाती है, फिर उसको टॉपिक बनाया जाता है बातचीत करने का, फिर इसमें पूछा जाता है, हमारी तरफ से बयान आ चुका है, झूठ है। मेरी बात सुन लें, आपके तवसत से सारे पाकिस्तानियों को मैं कहता हूँ, मैंने इमरान खान के साथ साइन किए में, हमारे आपस में मुआहदा है और उस मुआहदे के मुताबिक मैं टिल डेथ इमरान खान के साथ हूँ। मेरी मौत भी वाक़ हो जाएगी, मैं उस वक्त तक साथ रहूँगा। मैं तन्हा रह गया, मैं उसका साथ दूंगा, क्योंकि मैंने साइन किए हुए। एक उस इंसान जब किसी बात के ऊपर साइन कर देता है, किसी का साथ देने का अहद कर लेता है, तो जो जवां मर्द होते हैं ना, वो पीछे नहीं हटते। ना मेरा कुछ लालच है इमरान खान साहब से, ना कोई मुझे कोई खुदा ना खास्ता कोई से फायदे चाहिए। मैं उस वक्त उनके साथ खड़ा हूँ जब उनकी हुकूमत गिराई गई थी। तो इमरान खान ने इसराइल और ईरान की जंग की वजह से अपना जो एहतजाज था उसको भी पोस्टपोन किया है और मज़ीद 2 हफ्ते के लिए डिले किया है। क्या वो मज़ीद इसको डिले करेंगे, इसमें इजाफा हो सकता है? देखिए, पहली बात है जी कि ये पूरा रीजन जो है ना बारूद के ढेर के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है, जंग फैल सकती है। लिहाजा उन्होंने वाइज फैसला किया, अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए और हमारी हुकूमत को भी देखना चाहिए। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक शुरू किया तो आप देखें पूरी दुनिया में पीटीआई के जो सोशल मीडिया और आम लोग हैं उन्होंने सपोर्ट किया और हमारी हुकूमत के लोगों ने इसको तस्लीम भी किया। उसके बाद इमरान खान से मुलाकात ही नहीं कराते, किसी की मिलने नहीं देते। मैं भी 5 दफ़ा वहाँ गया हूँ, जेल के बाहर खड़े होकर वापस आया हूँ। थोड़ा सा अपने आप को भी ना थोड़ा सा बावकार बनाए, थोड़ी चीज़ों को ठीक करें। अल्लामा साहब, चंद हफ्ते पहले इमरान खान के केसेस में बहुत तेज़ी देखी, फिर ये सुस्त रवि का शिकार हो गए, मुलाकातें भी महदूद हो गई, जेल में समातें भी मुलतवी हो गई। इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में देखें, अभी ये तो गैर कानूनी है, गैर अखलाकी भी है ना, गैर इंसानी भी है।
तो हुक्मरानों का दिल, जैसे भी आप हुकूमत आपके हाथ में आ गया, दुनिया भी देख रही है, तारीख भी रकम हो रही है, मुल्क के हालात भी और खित्ते के हालात भी ऐसे हैं कि इनको थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं कि हक़ाइक़ को सामने, फैक्ट्स को सामने रखते हुए जो उनके बुनियादी हक़ है उससे उनको मारूम नहीं करना चाहिए। पहले इन्होंने जाली केसेस बना के उनको जेल में बंद किए हुए, तो मुलाकात तो करने देना। मैंने जैसे पहले आपसे कहा, मैं 5 दफ़ा वहाँ जेल के दरवाजे पर कई घंटे बैठ के उन्होंने मुलाकात नहीं कराई। तो ये दुरुस्त नहीं है ना, ये रवैये अच्छे नहीं होते। पाकिस्तान को अगर रूल ऑफ लॉ के साथ नहीं होगा, यहाँ पर आइन की सुप्रीमेसी नहीं होगी, कानून के बगैर चलेंगे, तो फिर पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, तबाह बर्बाद रहेगा। IMF का कैदी होगा, वर्ल्ड बैंक का कैदी होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कैदी होगा, अपने फैसले खुद कर नहीं सकेंगे। फिर ऐसा बजट बनाएंगे जो भी बनाया, जो वाकई एक ड्राउना एक हकीकत बन के लोगों के सामने आया, बल्कि ये बजट एक बजट बम बन गया लोगों के लिए और महंगाई और तबाही बर्बादी के लिए, और मुल्की इक्तिसादियात को और पीछे लेके चले गए। आपके सामने बजट जो 2 जमा 2 4 समझते उसको पता कि बजट गलत है, ये सही नहीं है। इसी से मुतालिका एक और सवाल है कि 26 जून को 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत है। वकील सलमान सफदर काफ़ी पुरुमीदें, चंद मिनट का केस है, सज़ा मअतल हो सकती है, वो काफ़ी पुरुमीदें, लेकिन आपको लगता है कि 26 को सज़ा मअतल हो सकती है? देखिए भाई, जिस तरह की 26वीं आईनवी तरमीम के बाद जो अदलिया के साथ खिलवाड़ हुआ है, आप जानते हैं कि रियासत के आम सतून, अदलिया एक आम सतून है, मुकदना है, मुजरिया है, आम सतून है, ये सतून ढह चुके हैं, अपना इस्तिक़लाल खो बैठे हैं। और लिहाजा जैसे पहले भी ये ज़ालिमाना एक फैसला किया गया और एक 190 मिलियन पाउंड, 1 रुपया उसके पास नहीं आया, सारा पैसा चला गया अभी सुबह मरकजी हुकूमत के पास। वो तो दानिश यूनिवर्सिटियाँ बना रहे हैं और सजा उसको दे रहे हैं। अजीब नहीं है? जिन्होंने इतनी करप्शन की गई थी, मकसूदा पता नहीं चपड़ासी और कौन कौन से लोग थे जिनके पास पैसे निकले थे, जिनके ऊपर केस बने हुए थे, अगले दिन अगर हुकूमत ना गिरती तो उनको तो ट्रायल होना था, उनके ऊपर तो FIR कैसे कहते हैं कि जो फाइनल हो गया था केस उनका। जिसने एक कारखाना नहीं लगाया, एक फैक्ट्री नहीं लगाई, जिसने किसी मुल्क के कोई नहीं लूटा, उसके ऊपर इन्होंने केसेस बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, इन्हीं गलत चीज़ों की वजह से एक वजह ये चीज़ें हैं कि लोग इमरान खान के साथ है और देखते हैं जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। आप उनके तहादी हैं, उन पे जो केसेस बने हैं, अगर वो गलत बने हैं तो सर आप हैं ना इमरान खान के साथ, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? आप इमरान खान को अपना लीडर ज़रूर समझें, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि वो मुल्क की ज़रूरत है तो उनके मामला ठीक करने के लिए कुछ तो इकदाम करें। आओ, मैं जाता हूँ, हर चीज़ में साथ होता हूँ ना मैं, देखो ना उनकी पार्टी। लेकिन सर आप दरमियाना रास्ता निकालने के लिए क्या करें? दरमियाना रास्ता, फैसले तो गलत सही भी हो सकते हैं, इत्तेहादी तो वो है जो गलत फैसले पे। मेरी बेटी बात सुनो, पावर किसके पास है? हुकूमत के पास है, एस्टेब्लिशमेंट के पास है। इनको चाहिए कि कोई, पहले भी हमारे मुज़ाकरात और बात हो रहे थे और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, दरमियाना रास्ता निकालने के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन कोई बात ही नहीं मानते थे, किसी पर अमल ही नहीं करने को तैयार थे। वो अपने आप को कहते कि हम तो पावरलेस है, हमारे पास, वो तो हमारी मुलाकात ही करा सकते थे जेल के अंदर, उनके पास इतनी पावर भी नहीं है। लेकिन अल्लामा साहब, मैं बड़ा सीरियस नोट पे आपसे सवाल पूछ रही हूँ। अल्लामा साहब मुझे समझाइएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप इत्तेहादी हैं, और क्या आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि उनको अपने रवैये में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की जरूरत है और थोड़े से अपने मुतालबा कौन सा रवैया भाई? वो कहते हैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये गलत रवैया है। वो कहते हैं आइन की, मेरी बेटी बात सुनो, मेरी बेटी बात सुनो, आप फैसला ना करो, क्या रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ये गलत बात है, इसे पीछे हटे। आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, गलत है, पीछे हटे। जो आपने बेगुनाह सियासी कैदी हजारों लोगों को जेलों में बंद किए हुए, उनके ट्रायल जो है ना स्मूथली होने तो रुकावटें ना बनो, ये इससे पीछे हट जाएं। किस चीज से पीछे हटे? क्या आइन जो कहता है कि हर कोई अपनी जगह पर हो, इससे पीछे हट जाएं? इस पे एक आखिरी आर्गुमेंट है, फिर आपसे आखिरी सवाल है। मुझे बताएं अल्लामा साहब, आखिरी आर्गुमेंट है, फिर आखिरी सवाल है। अल्लामा साहब, पिछली दफ़ा जब मुज़ाकरात रुके तो वो इसलिए रुके क्योंकि PTI ने वेट नहीं किया वर्किंग डेज़ के ख़त्म होने का, और वो गवर्नमेंट को टाइम चाहिए था। और 2 चीज़ें, क्या उन्हें गवर्नमेंट को वक्त नहीं देना चाहिए था, और दूसरी बात ये कि बार बार इमरान खान का तो जो मुतालबा है, को इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करेंगे या फौज से ही बात करेंगे, इससे तो गवर्नमेंट हर्ट होगी। क्या इस पर आपको उन्हें इम्प्रूव नहीं करना चाहिए कि अपना स्टांस स्लाइटली पॉलिटिकल कर लें, पॉलिटिकल लोगों से बात करें? मेरी बेटी बात सुनो, पाकिस्तान में आपको पता है, पहली बात यह कि जब हम मुज़ाकरात में बैठते थे, हमारे जो दोस्त आते थे दूसरी तरफ से, हमें उनकी बेबसी पर वाकई रोना आता था, अफसोस होता था, कितने बेबस हैं बेचारे। वो तो हमारी मुलाकात नहीं करा पाते थे। बस
उनमें इतना इख्तियार नहीं था कि अडियाला जेल के अंदर हमें टाइम मुलाकात करा दें, हमारे मुतालबे के मुताबिक बाहर खुली जगह में बिठा दें, टाइम ज्यादा दे दें। वो इतने बेबस थे। अब मुझे बताएं क्या करें, हम उनके साथ क्या बात करें। अलामा साहब, अली अमीन गंडापुर ने यह वाज़ेह किया कि अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तो केपी का बजट पास नहीं होगा, अगर बजट पास नहीं होगा तो सूबे के मामलात कैसे चलेंगे? ये आप अली अमीन से पूछें, ये मेरे साथ चीज़ों का ताल्लुक नहीं। अलामा साहब, आखिरी कमेंट आपका चाहिए कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तोड़ने का ऑप्शन है? मेरी बेटी, मैं ना डिसीजन मेकिंग में हूँ, ना मैं उनकी किसी पॉलिटिकल कमेटी में हूँ, ना मैं किसी पार्लियामानी कमेटी में हूँ। देखिए, उनके अपने फैसले हैं, वो जो फैसले करें उनको इख्तियार है। मैं उनके इस तरह के फैसले करने में मैं शरीक नहीं हूँ, ठीक है ना, आप उनसे पूछें। बहुत शुक्रिया। आप सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब सरबरा MWM प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन करें मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब ज्वाइन करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। मोहसिन साहब, पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द किया है। अगले ही दिन उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया और फिर हमें अमेरिका के हमले की मज़म्मत करनी पड़ी। आपके ख्याल में ये कोई वाइज मूव था? बेसिकली मेरे ख्याल में वाइज मूव तो मैं इसको नहीं कहूँगा। अभी टाइम भी था और ट्रंप साहब क्योंकि डेली बेसिस पे अपना स्टांस भी बदल लेते हैं, अपनी बात भी बदल लेते हैं, तो मेरे ख्याल में थोड़ा हमें इंतज़ार करना चाहिए था उनको नॉमिनेट करने के लिए। और सूरत हाल इजराइल ईरान जंग की सूरत हाल को देख के, दूसरी साइड पे यूक्रेन और रशिया की वॉर है। अब क्योंकि अमेरिका खुद सब लॉज को बाईपास करके ईरान पे अटैक किया, जो कि इंटरनेशनल लॉज और वैसे भी दुनिया में जो नॉर्म्स हैं, किसी भी मुल्क पे आप अगर अटैक करें बिना किसी वजह के और धोखाधड़ी से, मतलब उन्होंने 2 वीक का टाइम दिया कि हम लोग नेगोशिएशंस में हैं, 2 वीक में कुछ नहीं करूँगा, और कल फिर अचानक अटैक भी कर दिया। तो दिस इज आई मीन वेरी ऑब्वियस कि आप एक अपने आप को दुनिया की सुपर पावर कहें और उसके सदर हों और आप एज वाइज, ओहदे वाइज आपको ये काम सेव नहीं देता। अगर किसी की प्रॉक्सी आपने बनना है इजराइल की, तो उसके लिए भी आपको कुछ नॉर्म्स होते हैं, जंग में जाने की भी कोई तरीकाकार होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमने बहुत जल्दी की है उनको नॉमिनेट करके। ऐसे शख्स को तो कभी नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए जो इस किस्म की कैफियत में हो कि जिसका पता ही नहीं कि कल वो क्या करेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें वो चीज़ विड्रॉ करनी चाहिए। ठीक, नसरुल्लाह मलिक साहब, इवेंट्स की टाइमिंग काफ़ी मैटर करती है। इमरान खान रूस गए, इसी दौरे के दौरान रूस ने अटैक यूक्रेन पर कर दिया। अब हमने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया, तो सदर ट्रंप ने ईरान की 3 बड़े न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया। इन योर व्यू, वाज दिस राइट टाइम टू नॉमिनेट प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर दिस प्राइज़? देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि जो मोहसिन बेग साहब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ने जो ये अटैक किया, हम इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनको नामजद किया गया नोबेल अवार्ड के लिए, तो मेरे ख्याल में उस वक्त हमारे पेश नज़र हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं वो थे, क्योंकि हमारे ऊपर हिंदुस्तान हमलावर हुआ, हमारे ऊपर अटैक किया गया, हमारी सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया गया, जिसके बाद हमने रिटेलिएट भी किया और साथ ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इन्वॉल्वमेंट की और एक बड़ी जंग से ये रीजन बचा। तो उसकी बुनियाद पर फिर पाकिस्तान को एक रिस्पांसिबल स्टेट के तौर पर जब पाकिस्तान ने अपना रिएक्शन शो किया, तो हमने इस पे जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है, उनको नॉमिनेट किया। ईरान और इजराइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है, और इस मुलाकात के दौरान जो वाशिंगटन में हुई, वहाँ भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर ने अपना ईरान पे अपने मौक़िफ़ से उनको बाकायदा आगाह किया, जिसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट हो या डोनाल्ड ट्रंप खुद हो, उन्होंने इस बात को तस्लीम भी किया कि पाकिस्तान का ईरान पे कुछ और मौक़िफ़ है, हमारा कुछ और मौक़िफ़ है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो अपनी तरजीहात हैं, उसमें हमें ये देखना था कि जो हमारे ऊपर जंग मुसल्लत थी, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए था। उसके बाद जो बदलते हुए हालात हैं, वो दुनिया के हालात रोज़ बरोज़ बदलते हैं, चेंज होते हैं, उस पर हम बड़ा वाज़ेह स्टांस रखते हैं। हम इसराइल की किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करते, हम ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हैं। हम ईरान पर अमरीकी अटैक हो या इजराइल का अटैक हो, दोनों अटैक्स को हम गलत समझते हैं।
लेकिन इसके साथ आपको दुनिया भर में जो डिप्लोमेसी होती है उसके मुताबिक ही आपको चलना पड़ता है। और जिस तरह पे आज हिंदुस्तान एक सफारती तन्हाई का शिकार है, ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगता था। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने अक़वाम आलम को ये बावर कराने के लिए कि हम इस रीजन में एक ताकत भी हैं, हम अपना डिफेंस भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम मुल्कों के साथ जो सफारती अमल है उसको भी जारी रखे हुए हैं। तो वो दो चीजों को अगर आप अलग अलग करके देखेंगे तो फिर आपको कुछ ये भी एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। जी मोहसिन बेग साहब, अमेरिका ने डायरेक्ट ईरान पर अटैक किया, पाकिस्तान अटैक ने इसकी मजम्मत की। व्हाट्स नेक्स्ट? क्योंकि ईरान ने तो कह दिया कि अमेरिका की एयर बेसेस और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। मजीद स्कोप ऑफ द वॉर आप क्या देख रहे हैं? बाइडन हो जाएगा? देखिए, चांसेस तो यही लग रहे हैं। नेचुरली जब आप किसी सॉवरेन कंट्री पे अटैक करते हैं और इस तरीके से करते हैं जिसमें वो कह भी रहे हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने भी कहा कि फिलफो कोई ऐसी थ्रेट नहीं है जिससे वो एटॉमिक वेपन बना रहे हो, उसके बावजूद सिर्फ इजराइल के कहने पे, और वो उन्होंने अपनी कांग्रेस से अप्रूवल भी नहीं ली, जो एक मैकेनिज्म है किसी भी जगह अटैक करने का, वो हाउस ऑफ कांग्रेस से अप्रूवल ली जाती है। उसके बाद अगर ईरान ये सोच रहा है कि वो रिटेलिएट करेगा तो मैं समझता हूँ उनका हक है, क्योंकि अगर आप उस पूरे रीजन में देखिए जितनी भी इस्लामिक स्टेट्स हैं, किसी में इतनी जरूरत नहीं हुई, उनके ऊपर जो भी इजराइल ने अटैक्स किए वो सह गए, लेकिन ईरान ने एक जरूरत दिखाई है। विनिंग एंड लूजिंग इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन आप अगर किसी जुल्म के खिलाफ खड़े हो तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। अगर उनका इरादा अमेरिका के साथ या अमेरिका की जो दफाई तनसीबात हैं उस मिडिल ईस्ट में या उनके जो अड्डे हैं उनको अटैक करने का, तो मैं समझता हूँ फिर एस्केलेशन बढ़ जाएगी और नेचुरली अमेरिका विल इन्वॉल्व फुल फ्लेज वॉर। तो मैं समझता हूँ कि कोई सेंस प्रिवेल करे, और अमेरिका ने जो किया है वो तो कंडेमेबल है, बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं थी। और अगर वो रिटेलिएट करते हैं ईरानीज़ तो नेचुरली ये सारी जो है वो जंग बढ़ जाएगी। मलिक साहब, ईरान के साथ हमारा 900 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू सेफगार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड रीजनल स्टेबिलिटी? देखिए, हमने बड़ा वाज़े अंदाज में अमेरिकी हुकाम को, अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी ये कहा है कि अगर ईरान के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रहती, वहाँ पर रजीम चेंज करने की कोशिशें होती हैं, तो ये पूरा बॉर्डर जो हमारा है यहाँ पे भी हालात ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ग्रुप्स यहाँ पे मौजूद हैं जो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है, ईरान के लिए भी खतरा है। अभी जो बेग साहब बात कर रहे थे, देखिए इसमें कोई शक नहीं और कोई दूसरी राय नहीं है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। हम ईरान पर होने वाले किसी भी हमले की मजम्मत करते हैं और बिल्कुल हम वाज़ेह तौर पर ये बता चुके हैं कि ईरान के ऊपर अगर इजराइल हमला करे या अमेरिकन हमला करें, हम ईरान के साथ हैं। रीजन की जब बात होती है, देखिए कुछ ना कुछ चीज़ें ईरान को भी सोचनी होंगी। ये बात बड़ी तल्ख है, लेकिन हकीकत यही है कि इस पूरे रीजन के अंदर ईरान ने भी अपनी सफारतकारी में जो चीज़ें अपने मलहूज़ खातर रखी जानी चाहिए थी वो नहीं रखी। दूरियां बड़ी हैं इन खलीजी ममालिक के माबैन भी। फिर लेकिन सऊदी अरब भी, इसके बावजूद कि सऊदी अरब को अमेरिका का इत्तेहादी समझा जाता है और ये भी कहा जाता है, पूरा प्रोपेगेंडा किया गया कि इसराइल के साथ उसके तल्लुकात हैं इसलिए वो ईरान के खिलाफ होगा, लेकिन सऊदी अरब ने भी डट कर जो है ईरान पर हमले की मुखालफत की है। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से दुनिया दीगर ममालिक भी अपनी डिप्लोमेसी को अपने मुल्क के साथ, अपने रीजन के साथ अपनी तरजीहात तय करते हैं, ईरान को भी कुछ तरजीहात तय करनी पड़ेंगी। अब इवन आप पाकिस्तान में भी देख लें, हमें गिला शिकवा रहा है अफगानिस्तान से, ईरान से, कि ईरान से लोग भी जो है वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर जो है वहाँ से आके बलूचिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ों के अंदर शरीक हैं। फिर हिंदुस्तान की जो पॉलिसी रही है, हमें इस पर भी गिला शिकवा रहा है कि ईरान टूवर्ड्स इंडिया उसका ज़्यादा टिल्ट रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़े खुलकर ये कहा है कि हम ईरान के साथ हैं, इवन अमेरिकी हमले की भी हम मजम्मत करते हैं। ठीक है मलिक साहब, आप काइंडली मेरे साथ ही रहेगा। मोहसिन बेग साहब, इसराइल और ईरान दोनों इस जंग में शामिल हैं। ट्रंप ने धमकी भी दी कि ईरान की मजीद इम्पोर्टेंट साइट्स हमारी नज़र में हैं और उन्हें टारगेट किया जा सकता है। हाउ लॉन्ग कैन ईरान कंटिन्यू टू स्टैंड अलोन ऑन द बैटलफील्ड अगेंस्ट बोथ इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स? देखिए, ये तो प्रिडिक्ट करना ज़रा मुश्किल होगा कि ईरान कितना अपना डिफेंस कर सकता है और कितना रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग हुई
तो मैं समझता हूँ कि उसमें ईरान सस्टेन कर पाएगा और इजराइल शायद सस्टेन ना कर पाए। उनके जो बिजनेसेस हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, और पूरी दुनिया में वो जिस तरीके से इजराइल के लोग जो है वो इनकला कर रहे हैं, तो नेचुरली ईरानी जो है अगर लॉन्ग टर्म ये इशू बढ़ा तो ईरानी शायद सस्टेन कर पाएंगे। हो सकता है वो उस तरीके से अटैक ना कर पाए, इतना डैमेज ना कर पाए, लेकिन उनका स्टैंड करना लॉन्ग टर्म मैं समझता हूँ हो जाएगा। इजराइल लॉन्ग टर्म वॉर के नहीं चाहता, वो समझता है कि लॉन्ग टर्म हुई तो मैं लूज करूंगा। तो इसमें डिप्लोमेसी जो है इस वक्त इन्होंने एग्रेशन जो दिखाया अमेरिका ने या इजराइल ने, और वो कोई रूल्स दुनिया के कोई कवानीन कोई चीज वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और गाजा में जो कुछ आज भी वो कर रहे हैं, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं पूरी दुनिया उनको रोक नहीं पाई, और दे आर डूइंग इट ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका। अब तो अमेरिका खुद भी साथ आ गया। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी सूरत में ईरान को बहुत ही सोच समझ कर नेचुरली अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचना है, इस पूरे रीजन को सोचना है, और उसके ऊपर फिर उसी तरीके से अमल करना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, डोमेस्टिकली बात करते हैं। जंग के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी एहतजाजी तहरीक को मुलतवी किया। अगले चंद दिन में कोई एहतजाजी तहरीक आपको लगता है कि शुरू हो सकती है? देखिए, अगर देखा जाए तो दयानतदारी से तहरीक इंसाफ काफ़ी इस पाक इंडिया जंग के बाद इर्रेलेवेंट है। तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान करे ना करे, मेरा नहीं ख्याल अब इस वक्त मैटर करती है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ ने अपने सियासी कार्ड इतने गलत तरीके से खेले हैं कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस तरफ अपनी पार्टी को लेकर जा चुके हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आपके सामने है। अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मैं मंडे के रोज़ आइंदा के लाएमल का ऐलान करूँगा। क्या ऐलान करेंगे? एक तरफ आपकी लीडरशिप कह रही है कि 2 हफ्तों के लिए वो जो है वो अपना एहतजाज मौखर कर चुके हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखें, बजट के बारे में कहा जा रहा है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, हम बजट उनके सामने पेश करना चाहते हैं। गोया पीटीआई की लीडरशिप जो जेल से बाहर है, किसी को ये नहीं पता कि इख्तियार किसके पास है। फिर आज के दिन तक मैं ये नहीं कहता, लेकिन मलिक साहब तहरीक इंसाफ फिर इतनी कॉन्फिडेंट नजर क्यों आ रही है? वो कहते हैं कि अगले चंद दिन में अलकादर ट्रस्ट की सजा मुअत्तल हो जाएगी, 9 मई के केसेस में रिलीफ हो जाएगा, इमरान खान रिहा हो जाएंगे। फिर पीटीआई का कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस उन्होंने इसलिए लिया कि सोशल मीडिया पे यही कॉन्फिडेंस उनका चलता है। सोशल मीडिया पे अगर वो ये ना कहें कि जनाब कल से इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, तो जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके जो पूरे ट्रॉल्स हैं, जो सारा दिन बैठ के वीडियोस बनाते हैं, उनकी जो व्यूवरशिप है वो कम हो जाएगी। इसलिए वो हर रोज़ जेल के दरवाजे भी तोड़ देते हैं। कभी इमरान खान साहब की रिहाई के ऐलान कर देते हैं, कभी कोई जाके ये कहता है कि उनको ब्रीफिंग दी जा रही है जेल के अंदर। ये वो सारी कहानियाँ हैं जो इंटेक्ट रखने की कोशिशें अपने कारकुनों को और सोशल मीडिया के उन व्यूवर्स को जो हर वक्त ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। ये उनकी एक सोशल मीडिया ब्रिगेड है जो पूरी एक कैंपेन चलाती है। अब अंदाजा करें आजकल कैंपेन क्या चल रही है। वो जो ट्रंप के इलेक्शन से पहले पूरी कैंपेन चला रहे थे कि जनाब ट्रंप साहब आएंगे, एक टेलीफोन कॉल करेंगे, इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे, न सिर्फ जेल से बाहर होंगे बल्कि वजीर आजम होंगे। अब जब ट्रंप साहब मेरे ख्याल में धोखा देंगे उनको, तो जो ट्रंप के साथ उनके जो रिलेशन थे या जो भी उन्होंने लॉबिंग की, पैसे खर्च किए, वो जनाब शहबाज गिल साहब जैसे नौसरबाज उसमें कामयाब ना हो सके, तो अब नई मुहिम चला दी है कि जनाब जी इस हुकूमत ने उनको जो है अपना सब कुछ मान लिया है। भाई पहले आप तो उनके पीछे लगे हुए थे, कैंपेन आप उनकी अमेरिका में चला रहे थे, नारे आप लगा रहे थे। अगर हुकूमत मौजूदा हुकूमत के उनके साथ ताल्लुकात ठीक हो गए। ठीक है मलिक साहब, मोहसिन बेग साहब को बीच में शामिल करते हैं। ये बड़ी आपने एक इंटरेस्टिंग जुमला बोला है मोहसिन बेग साहब। ये इस वक्त आज के दिन तक एक तो अमेरिका ने ईरान को डिप्लोमेटिकली धोखा दिया, और मलिक साहब कह रहे हैं कि अमेरिका ने शायद ट्रंप ने इमरान खान को भी धोखा दिया। तो क्या यही वजह है, या इनका अपना पॉलिटिकल स्टांस वीक है, मोमेंटम क्यों नहीं गेन कर पा रही, और इनकी मुश्किलात कम होगी या नहीं, ये बताइएगा। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टेट टू स्टेट जो रिलेशनशिप होती है उसमें कोई बंदा, एक शख्स वो कितना भी बड़ा लीडर हो मैटर नहीं करता। और वैसे भी ये भी धोखाबाज मशहूर है, और ट्रंप साहब भी यही रेपुटेशन रखते हैं। तो आपस में अगर एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं तो उसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं इनको जेल से निकलवाऊंगा। देखिए, जो लैंड ऑफ लॉ है वो प्रवेल करता है। इनको जो भी रिलीफ मिलेगा वो कोर्ट से मिलेगा, वो फोन कॉल से नहीं मिलेगा।
ये सजा याफ्ता हैं और बाकी केसेस अंडर ट्रायल हैं। तो ऐसे में कोई फोन कॉल मैं नहीं समझता वो काम आएगी इनके। ठीक है, वो जैसे मलिक साहब ने कहा कि सोशल मीडिया पे जो भी चल रहा है वो आप भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है, वो झूठ क्योंकि ज्यादा बिकता है सोशल मीडिया पे इसलिए वो चल भी रहा है। डेटे तो इन्होंने माजी में बहुत दी, ईद से पहले तरीके 2-4 ईदें तो गुजर गई हैं, तो आगे भी यही होगा। इनको जो भी एक और सवाल ये कि ख्वाजा आसिफ थे अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मौजूदा निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है, ये मिसाली जमहूरियत नहीं और ये निज़ाम कमाल कर रहा है। हुकूमत का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा या फिर हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है? क्योंकि माजी में भी सिविल अस्करी ताल्लुकात की मिसालें दी जाती हैं और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आपको लगता है शेकी कॉन्फिडेंस है गवर्नमेंट का? देखिए, इस वक्त बेसिकली आप देखा जाए तो जमहूरियत तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं रही, किसी दौर में नहीं रही। तो नेचुरली जो आपस में इनके रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप वो बड़े बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। और अगर ये चलते रहे, दोनों को इस वक्त कोई थ्रेट नहीं है, दोनों साइड्स दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली। और ये मैं समझता हूँ कि शायद इसी में मुल्क की भलाई है कि कोई ऐसी आपस में तलखी या कोई ऐसे वर्किंग रिलेशन खराब ना हो जिसकी वजह से मुल्की हालात खराब हो। तो उनकी बात ठीक है। इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है मैं ये समझता हूँ कि ये स्मूथली चलेगा और उसी में बेनिफिट है लोगों का। जमहूरियत हमने बहुत देख ली। मैं तो 75 साल में कोई जमहूरियत मुझे तो नजर नहीं आई। अगर किसी और को नजर आई है तो बता दें, या इन्होंने जमहूरियत का नाम शायद किसी और चीज का रखा हुआ है। तो यहाँ जिन लोगों में खुद जमहूरियत नहीं है वो जमहूरियत की बात कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली यही सिस्टम अगर चलता रहा तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले नए जो इलेक्शन होंगे जब भी यही सिस्टम शायद प्रिवेल करेगा जो आज है। और हो सकता है प्राइम मिनिस्टर भी शहबाज साहब यूं क्योंकि जितनी मेहनत वो कर रहे हैं इस पार्लियामेंट में तो मुझे कोई और नजर नहीं आ रहा जो इतनी मेहनत कर सके दिखते। ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, शॉर्टली कमेंट कीजिएगा कि माजी में शहबाज शरीफ ये कहते रहे हैं कि उन्हें वसवसे आते रहते हैं, लेकिन फिर गुज़िश्ता एक माह में काफ़ी चीज़ें तब्दील हुई। अब क्या है गवर्नमेंट की बॉडी लैंग्वेज और अब भी है गवर्नमेंट को कुछ वसवसे? देखिए, जहाँ सियासी जमातें आपस में दस्तों गिरबां हों, जहाँ परफॉर्मेंस जो है वो आपका एजेंडा कम हो और इमोशंस की सियासत ज़्यादा हो, वहाँ मुक्तदरा हमेशा से ताकतवर हो जाती है। और फिर मुक्तदरा जो होती है वो हुकूमतों की बीमा पॉलिसी होती है। इस हुकूमत की भी खालिद साहब दुरुस्त कह रहे हैं, बीमा पॉलिसी बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट है। माजी की हुकूमत की भी बीमा पॉलिसी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट थी। इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में अगर इदारे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, जमहूरी हुकूमत जो होती है, बेग साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, अपने आप को जमहूरी कहते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप का सबसे ज़्यादा मुजाहरा जो है वो आपके जमहूरी हुक्मरान करते रहे हैं। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, अगर आप लड़ाइयों को इस हद तक दुश्मनियों में ना ले जाएं, जातियात की दुश्मनी में ना जाएं, तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हो सकता है। अगर पार्लिमानी निज़ाम मलिक साहब, ये जो आपने अभी बात की है ना, अयूब खान ने अपनी किताब फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में भी यही कहा है। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स में भी अयूब खान ने यही कहा है कि ये करना चाहिए सियासतदानों को। आपकी बात से मुझे याद आ गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।